फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स लर्न विद फन। आज हमें करना है अपना चैप्टर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। बट उससे पहले मैं करने वाली हूँ कुछ अनाउंसमेंट्स। सबसे पहला अनाउंसमेंट, मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, ये तो मुझे पहले से पता था लेकिन आप उसकी वजह से बोर हो जाते हो, राइट? और आपकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की शक्ल कुछ ऐसी हो, इसीलिए हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं अपनी वीडियोस की ट्रांसफॉर्मेशंस में। ओके, तो वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि क्या चेंज है। लेकिन प्लीज़, अगर आपको वो चेंज अच्छा लगे ना, बुरा भी लगे, लेकिन फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? थोड़ी मेहनत की मैंने इस वीडियो में, ठीक है? इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, बट कोई बात नहीं। तो आज हम अपने करने वाले चैप्टर 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो पहला है इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस? It refers to a contract whereby, in exchange of fixed consideration, one party promised to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of a certain period. देखिए, इंश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट से तो हम यही समझते हैं कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि हम एक्सचेंज करते हैं एक अमाउंट आपस में, मतलब मिनिमम दो लोगों के बीच में ये किया जाता है, ठीक है? आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है, तीन पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, बट मिनिमम दो लोग होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि इंश्योरेंस अकेले नहीं हो सकता, ठीक है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं सम ऑफ रुपीज। फिक्स्ड कंसिडरेशन का मतलब होता है जो कि हमने तय किया होता है कि हमें इतना देना ही देना है, ठीक है? वन पार्टी प्रॉमिस, जब हम उसे पैसे दे देते हैं तब वो हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा जब हमारे साथ कुछ हैपनिंग हो जाएगी। मतलब या तो यूँ कह लीजिए कि अगर मैंने अपनी स्कूटी या फिर बाइक का इंश्योरेंस करवाया है तो उसके साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब मुझे वो पैसे वो पे करेगा, उतना ही पे करेगा जितना मुझे लॉस हुआ होगा। ये प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, ठीक है? सबसे पहले उसके बाद हम देखेंगे कि टर्मिनोलॉजी होती क्या है, मतलब इंश्योरेंस में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला वो वर्ड है इंश्योरर। व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरर? इंश्योरर का मतलब वो एजेंट्स जो कि हमें इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा भी है इन शॉर्ट फॉर्म, करवाने वाला, मतलब जो हमें सर्विसेज दे रहा है, ठीक है? जैसे सर्विस क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, सब कुछ जिसके बारे में नॉलेज होती है वो ये सब काम करता है। इंश्योर्ड का मतलब होता है वो जनरल पीपल्स जो कि उसके पास जाते हैं अपने बाइक, स्कूटी, कार या फिर लाइफ का इंश्योरेंस करवाने के लिए। प्रीमियम का मतलब होता है कुछ फीस, मतलब या फिर इंश्योरेंस करवाने के लिए हमें कुछ फीस देनी पड़ती है। वो पर मंथ हो सकती है, पर ईयर हो सकती है, एज पर देयर कन्वीनियंस। हमें ये सब कुछ एक पॉलिसी में बताना होता है। तो नेक्स्ट हमारी पॉलिसी ही है। पॉलिसी में मेनली टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें सारी कंडीशंस लिख दी जाएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए है, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने साल के लिए चलेगा, उसमें हमें कितना फीस पे करना होगा, हमारे जब हमारे एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तो हमें कितना मिलेगा, उसमें हमें सब कुछ बताना होता है, ठीक है? लास्ट है सम एश्योर्ड का मतलब वो अमाउंट जो कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम देते हैं या फिर पे करते हैं द इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है? तो मेनली सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक कार का इंश्योरेंस करवाया, उसकी कुल मिलाकर जो वैल्यू है वो 2,50,000 है। तो हम सम एश्योर्ड का मतलब वो अमाउंट जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वो पूरा अमाउंट, ठीक है, जिसके लिए हम इंश्योरेंस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2,50,000। अगर आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए तो ये रहा एग्जाम्पल, यू कैन रीड दिस। तो चलिए उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इंश्योरेंस का मेनली बेसिक टर्म्स जो कि हमें पढ़ना है। मेनली इंश्योरेंस जो होता है वो दो लोगों के बीच किया जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टू पार्टीज के बीच में किया जाता है, ठीक है? टू पार्टीज, ओके? मतलब ये अकेले नहीं कर सकते, मेनली दो लोगों की जरूरत उसमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? सेकेंड है अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो देखने तो नहीं आती कि आपने जो एक्सीडेंट्स हुए आपके साथ वो खुद किए हैं या फिर एक्चुअली में वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था। तो इसलिए हमें एक गुड फेथ बनाना होता है, क्योंकि कुछ लोग इंश्योरेंस का यूज़ प्रॉफिट कमाने के लिए भी करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को जब भी कोई हैपनिंग हो जाती है या फिर कुछ मिस फॉर्च्यून हो जाता है तो क्या करती हैं, वो आके पहले चेक करती हैं कि कहीं आपने कुछ फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं की है। अगर उन्हें लगेगा कि आपने जो किया है वो नेचुरल है, मतलब आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो नेचुरल है, आपने उसमें कुछ भी आपने उसमें कोई भी हाथ नहीं है, तो वो आपको अमाउंट पे करेगी, जितना आपको लॉस हुआ है सिर्फ उतना देगी। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जिस आ जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, ट्रू और फॉल्स, या फिर यस और नो, तो आपको लिखना होगा नो, ठीक है? ये तभी दी जाती है जब कोई मिसफॉर्च्यून हो जाता है।
हम इसकी इंश्योरेंस जो है हम उसकी पहले से ही बुकिंग करके रखते हैं कि हमें ये डाउट होता है ना कि मेनली हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट से गुजर जाए, हम उस पीरियड को मेनली फेस ना कर पाएँ, इसीलिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टाटा बिरला लिमिटेड, ठीक है, तो वो कंपनी जो है वो अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा के रखती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसे मेनली ऐसा हो चुका है कि उसकी जो कंपनी के जो गुड्स हैं वो हमेशा आग के द्वारा जल जाते हैं या फिर थेफ्ट हो जाते हैं। तो वो इस साल क्या करती है कि इंश्योरेंस करवाने की कोशिश करती है कि ऐसा ना हो पाए, कि जो भी लॉस हो वो इंश्योरेंस कंपनी उसे बियर कर दे, ठीक है, मतलब उसे वापस कर दे। तो इस साल वो करवाती है, ठीक है। तो जब भी हैपनिंग ऑफ इवेंट, उसे पैसे कब मिलेंगे, जब गुड्स उसकी चोरी हो जाएंगे या तो जल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ हैपनिंग ऑफ इवेंट पे मिलती है, मतलब जब कोई घटना घट जाती है या फिर हमने जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया था, मेनली हमने थेफ्ट के लिए करवाया कि चोरी हो जाती है, तो चोरी होने के बाद ही हमें कुछ अमाउंट मिलता है, वो भी लॉस अमाउंट ही मिलता है, ठीक है। इट्स नॉट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें नहीं मिलता। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, ये सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट भी रखती है अपने साथ, मतलब कुछ पैसे अपने से, ताकि उसे आना सर्टेन पीरियड अगर उसे पे करना पड़े तो वो पे कर ले। सिक्योरिटी तो वो रखती है कि मेनली कहीं फ्रॉड ना हो या कुछ ना हो, इसलिए। और जो इंश्योरेंस है वो वेरियस इंश्योरेंस हो सकती है, मतलब लाइफ हो सकती है, मैराइन हो सकती है, फायर हो सकती है, थेफ्ट हो सकती है, मेनली 4 तरीके की होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे कुछ टाइप्स, ये मेनली 2 टाइप्स की हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा, LIC सुना होगा ना, इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए है ये, सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही होती है लाइफ इंश्योरेंस। एनी पर्सन कैन डू इट आइदर अगेंस्ट डेथ, कोई भी लोग इसे कर सकता है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स, या फिर मेनली पता क्या होता है, देखो, या फिर उसे कोई उसकी बॉडी पार्ट का कोई लॉस ना हो, मतलब इंश्योरेंस अगर हम अपनी लाइफ का करवाएंगे तो सबसे पहले हमारा मेडिकल टेस्ट लेती है, मतलब ये देखती है कि कहीं हमें पहले से कोई डिजीज़ तो नहीं है, कहीं हमें कोई बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। हो सकता है कि बीमारी के वजह से हम इंश्योरेंस ले रहे हो ताकि हमें पैसे मिल जाए और हम अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकें, होता है ना ये, दैट्स वाई ये पहले चेक करते हैं कि हमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, हम फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर हम पूरी तरीके से फिट रहते हैं, हमें कोई डिजीज़ नहीं होता, हमारी कोई बॉडी पार्ट ख़राब नहीं है, तब जाके ये हमें लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं करवाने के लिए। और हमें फिर इन्हें प्रीमियम पे करना होता है 1-1 साल के अंदर, मेनली ये मंथ्स के अंदर नहीं होता, ये साल के अंदर होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेकंड है जनरल इंश्योरेंस। अब देखिए, लाइफ को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस आते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब लाइफ को छोड़ के क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, मैराइन हो सकता है, आग लगने का हो सकता है, चोरी होने का हो सकता है, पानी का हो सकता है, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूचर जनरली इंटरनेट, इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। व्हाट डू यू मीन बाय अटमोस्ट गुड फेथ? दैट मीन्स भरोसा, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। इट रेफर्स दैट नो मटेरियल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स शुड बी कंसील्ड बाय बोथ द पार्टीज टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो कि इन दोनों पार्टीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ए कंपनी है या फिर एक ए पार्टनर है जो अपने लिए, मतलब अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लेता है, ठीक है। तो कुछ सालों बाद उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू टीबी, ठीक है। तो टीबी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने के लिए आती है, उसे पैसा देने के लिए आती है, तो उसे ये बात पता चलती है कि उसे पहले से ही ये डिजीज था, तो वो उसे कोई भी क्लेम नहीं देती, ठीक है। दैट मीन्स कि उस पर्सन ने फ्रॉड किया, उस पर्सन को पता था कि उसे टीबी है, फिर भी उसने इंश्योरेंस ली, जिसके वजह से क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी जब पता लगाया तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उसको टीबी थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ होना तय था। तो इसीलिए हमें गुड फेथ, मतलब हमें पहले ही बताना होता है कि हमें ये चीज़ है, या फिर अगर हमें कोई बहुत बड़ी डिजीज़ है तो हमें इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता, ओके। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
It refers that there must be such a relationship between the insured and the subject matter of insurance. मतलब इसका मतलब मेनली ये है कि जो दो पर्सन्स होते हैं, इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस, मतलब जो करवाता है और जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का ध्यान दे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को फ्रॉड ना करे, चीट ना करे। मेनली मतलब इसका ये है कि जिस भी चीज़ के लिए हम इंश्योरेंस करवाने वाले हैं उस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्कूटी के लिए करवा रही हूँ इंश्योरेंस, ठीक है, तो मेरी स्कूटी जो होगी मैं उससे मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना कि कहीं वो ख़राब ना हो जाएगा, टूट भी जाएगी तो इंश्योरेंस का पैसा से मैं उसे वापस ठीक करवा लूँगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो स्कूटी है वो पूरी टूटी फूटी है, बस मैं अपने पैसे के मतलब पैसे बढ़ाने के लिए मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए उस आइटम पर जिस पे हम इंटरेस्ट लोगों को पे करने वाले हैं। दैट मीन्स कि मेनली मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, मेनली मतलब ये है कि इंटरेस्ट, जैसे मैं जिस भी चीज़ के लिए अपना इंश्योरेंस लेने वाली हूँ उस चीज़ पे मुझे पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर वो ख़राब होती है तो मुझे उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं उस पर इंश्योरेंस नहीं ले सकती, ठीक है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। Principle of indemnity. It refers that the insured can get only the compensation against actual loss and they cannot make profit out of insurance. इसका मेनली मतलब ये है जो मैं पूरे वीडियो में आपको बोलते हुए आई हूँ वही यहाँ पे है। It refers that the insured cannot get the compensation. देखिए इसमें मेन मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमें कंपनसेशन देने के लिए होती है, मतलब जितने का हमें लॉस होता है सिर्फ उतना पे करने के लिए होती है, कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 की अपनी एक कार है उसको इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, अपने हिसाब से इमेजिनेशन मैं ले रही हूँ नंबर्स, ठीक है, तो करवाया तो वो एक एक्सीडेंट हो गया उसका, उस कार का, और मेरा डैमेज हुआ है 15,000 का, ठीक है, 15,000 का मेरा डैमेज हुआ है। तो जो कंपनी होगी सिर्फ मुझे 15,000 ही पे करेगी, वो भी तब अगर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया होगा, वो नेचुरल एक्सीडेंट होगा तभी वो ऐसा करेगी, ठीक है। वो मुझे 16,000 पे नहीं करेगी, 14,000 भी पे नहीं करेगी, क्योंकि ये सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, प्रॉपर मैं एक तरीके से फिर समझाऊंगी आपको। अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, दैट्स वाई मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है तो उन्हें क्लैरिफाई होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ वारंटी। वारंटी तो आप सबको प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड इज सपोज टू फॉलो ऑल द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी ये कहती है कि जो भी पीपल्स मतलब बहुत सारे लोग कभी भी किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने पड़ते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे आपने वर्ड सुना होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट। तो वही कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या होती है, मतलब वो रूल्स जो कि उन्हें फॉलो करने ही करने हैं। तो वो रूल्स दो तरीके के होते हैं, एक एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वारंटी का मेन मतलब बस यही है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है ताकि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ही एक साथ कंबाइंड होकर चल सके, कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट ना करे, कॉन्ट्रास्ट ना करे, ओके। और इसके दो कंडीशंस है, मैं आपको भी याद पढ़ाती हूँ। चलिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ वारंटी तो पढ़ ली, उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है वारंटी जो दो टाइप्स की होती हैं, पहला एक्सप्रेस, दूसरा इम्प्लाइड। एक्सप्रेस विच आर रिटन फॉर्म, जो कि हमें लिख के मतलब हमें जब इंश्योरेंस हम करवाते हैं तो हमें लिखे हुए फॉर्म में दी जाती है। लेकिन इम्प्लाइड जो होता है वो लिखे हुए फॉर्म में नहीं दी जाती, वो हमें ओरली बताया जाता है, जैसे आप फ्रॉड मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब होता है कि वो लिखे फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे लिखना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इसीलिए हम उसे इम्प्लाइड वारंटी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम उसे सिर्फ बताते हैं, बोलते हैं, लिख के नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है उसे हम लिखते हैं, और जो यूजफुल नहीं होता उसे हम सिर्फ इम्प्लाइड करते हैं, मतलब सिर्फ बोल के बता देते हैं सामने वाले को कि हाँ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर दी, ओके। सो आवर फिफ्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब तो पता ही होगा, आई होप सो। तो इट रेफर्स दैट इफ द सेम सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट लाइफ, सारे सब्जेक्ट मैटर्स पे यूज किया जाता है ये कॉन्ट्रीब्यूशन वाला प्रिंसिपल, एक्सेप्ट लाइफ को छोड़कर, ओके। इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरर्स बट द एक्चुअल लॉस विल बी शेयर्ड एंड बाय ऑल द इंश्योरर्स। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर हमने एक टाइम पे एक चीज़ का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है मोर देन वन कंपनीज, मतलब मैंने 2 कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, ओके। 2 कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करवाया है और मेरी कार की वैल्यू है 2 लाख, ओके।
लेकिन मुझे लॉस हुआ है सिर्फ 20,000 का। याद रखिएगा, मुझे लॉस हुआ है 20,000 का, मुझे लॉस हो गया। ठीक है, अब 20,000 ए और बी दो कंपनी से मैंने करवाई थी अपनी इंश्योरेंस। ओके, तो क्या ए और बी मुझे 20,000 देगी? नहीं देगी ना। मैंने बताया था ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता, नहीं होता प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो ये भी मुझे 10,000 देगी और ये भी मुझे 10,000 देगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करके देगी। हो सकता है ये 15 दे, ये 5 दे, ये इनके हिसाब से इनका कंपैरिजन होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग भी अपने आप को लॉस नहीं करवाएंगी, मुझे तो प्रॉफिट होने देंगी नहीं, सो दैट ये मुझे उतना ही देंगी अमाउंट जितना मुझे लॉस हुआ होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। नाउ 6th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन होता क्या है, पढ़ लेते हैं। It refers that when the insurer compensates the insured, then all the rights related to the subject matter of insurance get transferred to the insurer. देखिए, अब ये पढ़ने से तो नहीं समझ आ जाएगा, राइट? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, उसने अपनी एक बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस करवाई थी। ठीक है, बिल्डिंग जब इंश्योरेंस करवाई थी तो बिल्डिंग कुछ सालों बाद बिल्डिंग जो थी वो डैमेज हो गई, मतलब उसमें फायर आग लग गई और वो पूरी तरीके से खाक हो गई। ओके, तो उसमें उसे पूरी बिल्डिंग का लॉस हुआ। ओके, तो उसने जितने का भी इंश्योरेंस करवाया था उतना इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कंपनसेट कर दिया। कंपनसेट का मेन मतलब होता है कि दे दिया। ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, दे दिया। ठीक है, तो ए को तो सब कुछ मिल गया। अब ए उस प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा जो कि उसका जल गया है या हाउस था वो जल गया है, उससे दूसरी पार्टी को नहीं बेच सकता। अब वो सारी राइट्स किसके पास चली गई? इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब आप कहेंगे क्यों मैम ऐसा क्यों हो गया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने उसे कंपनसेट कर दिया। कंपनसेट कर दिया दैट मीन्स कि उसने उसकी जितना भी उसे लॉस हुआ था उसकी ने उस चीज़ की वैल्यू उसे पे कर दी। ठीक है, अगर मतलब मेन क्या था, जब तक उसे उसका कंपनसेशन ना मिल जाता तब उसे फील होता ना कि ये प्रॉपर्टी अभी में मेरी है, बट 2 लाख पूरे 2 लाख जो उसकी कंपनसेशन की जो वैल्यू थी, या फिर यू कह लो कि उसकी जो हाउस थी मतलब लैंड था उसकी जो 2 लाख वैल्यू थी, तो 2 लाख उसे इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो उसने क्या किया, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ऐसा किया जाता है फ्रेंड्स, ये नई चीज़ नहीं है। सब्रोगेशन का मतलब यही होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है अगर वो किसी चीज़ के लिए कंपनसेशन पे करती है तो वो चीज़ पूरी तरीके से अपने ऊपर रख लेती है। ठीक है, फिर उसका ए या बी जो पार्टी थी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जो हमारी ए कस्टमर जो था, पीपल जो था, जनरल पीपल, उससे उस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती। लेकिन ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर जैसे कार वगैरह में डैमेज हो जाती है, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, ठीक है, तो ये नहीं कि वो अगर हमें उसके बदले में पे करेगी तो मेरी कार ही उठा के ले जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर हमारी कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, वो जैसे कैसे मतलब नष्ट हो गई है, अब उसका कोई यूज़ हम नहीं कर सकते, वो चीज़ वो ले जाती है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इट रेफर्स दैट द इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इवन इफ इट इंश्योर्ड। देखिए, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मेन मतलब ये होता है कि अगर हमारे सामने हमारी प्रॉपर्टी जिसके लिए हमने इंश्योरेंस करवाया उसे डैमेज हो रहा होगा, फिर भी हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ट्राई टू मिनिमाइज मीन्स हमें अपने लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि बहुत लोग ऐसा नहीं करते। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स, जैसे स्टॉक है, सामान रखा हुआ है किसी का, किसी कंपनी का, उस कंपनी ने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, तो उसको जब पता चलता है कि उसकी कंपनी का जो गुड्स है उसे फायर मतलब आग लग गई है, फिर भी उसे ट्राई नहीं करता बचाने की। ठीक है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी आएगी, कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी, जब उसे ये चीज़ पता चल जाएगी कि उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था, तो वो उसे इंश्योरेंस कंपनसेट नहीं करेगी, नहीं देगी उसे कोई भी पैसा। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। वो चाहता था कि उसकी गुड्स खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता। ठीक है, तो उसे तो अभी फाइनली लॉस ही हुआ, बट उसकी खुद की मर्जी से हुआ क्योंकि उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो वो लोग पूरा चेक करते हैं कि कब आई थी फायर एक्सटिंग्विशर, कब आए, किसने उसको इन्फॉर्म किया, ये आग लगी कैसे, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद आपको कंपनसेट पे करते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में अगर आप प्रूफ हो जाते हो कि आप इनोसेंट हो, देन दे विल बी कंपनसेट यू, अदरवाइज वो नहीं करेंगे आपको कंपनसेट। ओके, तो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज, जिसे तब यूज़ किया जाता है जब हमारी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसके अलावा अगर हमारा कोई और डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बुक में आपको एग्जांपल दे रखा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं
ये हमेशा मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमने जो चीज़ पॉलिसी में लिखवाई है हमारी लॉस भी उसी पे बेस्ड हो। जैसे अगर हमने अपनी पॉलिसी में लिखवाई है कि हमारी गुड्स फायर से अगर जलेगी तब हम आपसे इंश्योरेंस का कंपनसेट करेंगे, लेकिन अगर वो थेफ्ट हो गई तो, वो चोरी हो गई तो उसका तो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि हमने कोई एक चीज़ थोड़ी बोले रखा है कि आग से ही जलेगी हमारी गुड्स, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई इन दैट केस हमने तो भाई अपना सब कुछ प्रीमियम वगैरह सब कुछ पे किया है, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। दैट्स वाई यहाँ पे ये कॉज यूज किया जाता है, प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है, जो कि ये देखता है कि हमारी सबसे नियरेस्ट वैल्यू, अगर हमने जो भी चीज़ें लिखवाई हैं उसमें सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या डिफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है, मैं उसे समझा देती हूँ। दैट इफ अ शिप गेट डैमेज ड्यू टू कॉन्स्टेंट फ्रिक्शंस, देखिए मेनली इसमें क्या बताया है कि फॉर एग्जाम्पल बोल के बोला है कि हमने अपनी पॉलिसी में ये लिखा था कि एक शिप है जो कि डैमेज होगी सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग से, मतलब आइस जब जमा हो जाती है ना उससे, ओशियन में आइस जब जमा हो जाएगी तो अगर उससे डैमेज होगी और हमारी गुड्स को कोई डैमेज होगा तब हम आपको, तब आप इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो हमें कंपनसेट करेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगी। लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो गुड्स थी हमने उसको इंश्योर्ड करवा दिया, ठीक है, मतलब हमने उसके लिए इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन हमारी गुड्स जो थी वो पानी में डूबने की वजह से हो गई। अब उसे आइसबर्ग से तो टक्कर नहीं लगा शिप को, वो पानी में डूब गई, लेकिन हमारे इसमें क्या देखा गया, अगर ऐसा देखा गया तो हमें ये लोग कंपनसेट ही नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉक्सिमेट कॉस्ट के हिसाब से जो सबसे नियरेस्ट चीज़ होती है या फिर वो पॉइंट जो कि हमारे पॉलिसी में दिया गया होता है, तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमने मेन वर्ड्स देखिए इसमें क्या थे। हमने अपनी पॉलिसी में कहा था कि हमारे आइस की वजह से हमारा अगर स्टॉक खराब होगा तब आप हमें कंपनसेट कर देना, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो खराब हुआ वो हुआ ओशियन में, पानी मतलब ओशियन में शिप डूब गई, दैट्स वाई हमारा स्टॉक खराब हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, हमारा स्टॉक तो खराब हुआ ना, दैट्स वाई हमें कंपनसेट करेंगे। ओके, हमने वही चीज़ बोली थी जो कि हमारा खराब हुआ तो इस टाइम पे वो हमें करेंगे। अदरवाइज अगर हमने बोला होता कि हम अपने स्टॉक के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं लेकिन एक्चुअली में हमारा शिप खराब हो गया तो हम उसके लिए कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी हमें नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू देखी जाती है, मतलब वही वैल्यू जो कि हमारी पॉलिसी में लिखी गई है और ऐसा ही कुछ हो जाता है, जैसे स्टॉक के लिए हमने मांगा था स्टॉक ही हो गया तब वो हमें पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स है। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस ऑल अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ को छोड़ के बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कैलकुलेट करते हैं, मतलब कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर, थेफ्ट, मैराइन, तीन ही इंश्योरेंस होते हैं लाइफ को छोड़कर, ठीक है। इसको मैंने समझाने का कुछ अलग तरीका यूज किया है, एग्जाम्पल लिया है, बेसिकली अलग तरीका नहीं है, ठीक है। अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड फॉर 1 लाख। एक पर्सन है जिसने अपने घर को इंश्योरेंस करवा लिया है 1 लाख का, ठीक है। आफ्टर सब टाइम हिज हाउस गेट डैमेज ड्यू टू फायर। कुछ टाइम के बाद उसका जो घर था उसमें आग लग जाती है। देयर इज अ लॉस ऑफ 50,000, उससे 50,000 का लॉस हो जाता है। द पर्सन विल रिसीव 50,000 ओनली। तो उस आदमी को, उस पर्सन जो भी था वो आदमी मतलब पर्सन ही, उस पर्सन को सिर्फ 50,000 ही दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो होता नहीं है। ये कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, मतलब जितना नुकसान हुआ उतना ही मिलेगा, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये कहा जाता है, ठीक है, कि जितना है उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इसमें। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग है इसमें, ये भी हम समझेंगे एग्जाम्पल से। तो चलिए इसमें क्या था कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आते वो सब लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सीधा होता है जो हम जीवन बीमा वगैरह लेते हैं ना, अपनी लाइफ के लिए लेते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए लेते हैं, उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए प्रॉब्लम इसमें ये होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हम इंसान की करंट वैल्यू नहीं बता सकते, इंसान कितने साल जिया है और उसमें हमें कितना उसे वैल्यू देनी है या फिर उसके इंसान की जीने की कितनी कीमत है हम उसे नहीं बता सकते। दैट्स वाई इसमें हम पहले से ही सब कुछ तय करके रखते हैं, इसमें हम हैपनिंग ऑफ इवेंट की बात कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। मेनली देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाते हैं और लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, तो वो हमें सब कुछ समझा देते हैं कि आपको ईयरली वाइज भी आप प्रीमियम दे सकते हो, मंथ वाइज भी दे सकते हो, ठीक है। वो हमें पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास मतलब हमें कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो हमें इंश्योरेंस कर देते हैं। उसके बाद देखो अगर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे इंश्योरेंस क्लेम जैसे
हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो पर्सन ले रहा है उसकी डेथ अगर हो जाती है तो जितना भी अमाउंट उसने पे किया होता है उस पर कुछ परसेंट इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस कर दिया जाता है वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे उसने 1 लाख रुपए से करवाना शुरू किया था, ठीक है, वो हर साल के एंड में उसे 15,000 करके देता था, ठीक है। तो काफ़ी साल के लिए होता है ये, आई थिंक 10-12 ईयर्स के लिए होता है। बेसिकली मिनिमम इतना होता है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये पे किया जाता है फुल अमाउंट, एग्जैक्टली फुल अमाउंट जितना भी उन्हें तय किया गया होता है कि उन्हें मिलेगा, ठीक है। बट ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है मेनली। अब इंसान की मरने के बाद कीमत नहीं लगा जा सकती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंसान जो जिसके लिए हमने लिया है, ठीक है, वो तो उसकी तो डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं जैसे भी वो चाहें, ठीक है। तो ये हमेशा किसी इंसान की डेथ के बाद ही मिलता है अगर वो लाइफ इंश्योरेंस में कैलकुलेट किया गया है तो, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। ये बहुत फटाफट हो जाएगा हमसे। सबसे पहला है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब आपको पता है, आगे री लगा हुआ है, कुछ आप लोग एज्यूम कर रहे होंगे खुद से, राइट। चलिए मैं आपको बताती हूँ। री इंश्योरेंस का मतलब होता है जहाँ पर पीपल, जो जनरल पीपल है, वो खुद 2 इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस ले लेती है, सेम चीज़ का इंश्योरेंस लेती है 2 अलग अलग कंपनी से, ठीक है, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। मतलब री का मतलब भी होता है 2 बार, एक से ज़्यादा बार, ठीक है। पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच एन इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट्स रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी। व्हाट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज इंश्योरेंस नीडेड। मतलब हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। ऑफकोर्स इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, राइट, तभी हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो उसके एडवांटेजेस अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक्स में काफ़ी सारे दे रखे हैं, बट मैंने सिर्फ 6 चूज किए हैं। आपकी बुक्स में 8 दे रखे हैं, मैंने आपको 6 समझाए हैं, बिकॉज एग्जाम में मैक्सिमम 5 ही पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम, अपनी किसी चीज़ को इंश्योर्ड करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। वही प्रोटेक्शन की बात यहाँ की गई है। मैंने अभी सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं, तो मैं आपको बुक के रिव्यू के हिसाब से पढ़ा सकती हूँ। तो देखिए मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। सबसे पहले प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, हमें बचाती है। किन चीज़ों से बचाती है, हमें रिस्क से बचाती है। किन किन चीज़ों के रिस्क से बचा सकती है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रोटेक्शन किन किन चीज़ों के लिए दे सकती है, लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। जो लाइफ के लिए देते हैं, ठीक है, जो वो होते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमारी लाइफ को जाने मतलब डेथ वगैरह के केस में हमें दिए जाते हैं, पैसे पेनल्टी शो की जाती है। और जो इंडेमनिटी होती है वो हमें कंपनसेट करती है अगर हमारी प्रॉपर्टी को लॉस होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, मतलब हमें बचाती है दोनों तरीके से। हम या तो अपनी लाइफ का करवाएंगे या तो हमारी कोई चीज़ों का करवाएंगे। वो चीज़ों में प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, लैंड्स, कार्स, वो सारी चीज़ों के लिए हमें कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है तब, ओके। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दैट मीन्स कि हम बहुत लंबे टाइम से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर हमें प्रॉफिट उसका मिलता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट्स अ रिस्क, मतलब बहुत बड़ा रिस्क होता है इसमें, बट हर चीज़ में आजकल रिस्क होता है, तो हम इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका एडवांटेज ये इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे, हम हर मंथ इसका प्रीमियम पे करते हैं, और जब हमारे जितने भी ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें जो पैसे मिलते हैं वो बोनस के साथ मिलते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने हर महीने 5,000, 15,000 या फिर हर ईयर ऐसे हम पेनल्टीज मतलब पे करते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमें वो सारे पैसे मिलते हैं, विच कैन बी लैक्स, मतलब वो लैक्स में हो सकते हैं जो अमाउंट होता है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, कि जैसे एक बिजनेस कंपनी जैसे इन्वेस्ट करती है उसी तरीके का होता है, बट इसे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी मेनली हमें रिस्क तोड़ने के लिए कहती है, दैट मीन्स कि मैंने अभी भी नई कार खरीदी है, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इंश्योरेंस करवाऊंगी। तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों से उसी कार का इंश्योरेंस करवा रही हूँ, राइट। हो सकता है मैं किसी का सिर्फ सीट्स तक करवा रही हूँ, किसी के इंजन के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। तो हम बांट सकते हैं इंश्योरेंस को। तो हमारा वो इंश्योरेंस था, मतलब हमारा वो रिस्क था, जिसे हमने क्या किया, 5-6 लोगों में तोड़ दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, ओके। हम सबको अलग अलग अमाउंट पे कर रहे हैं प्रीमियम, बट यहाँ पे हमारी रिस्क टूट चुकी है, मतलब रिस्क हमारी जो थी वो 6 लोगों में बढ़ चुकी है, 7 लोगों में बढ़ चुकी है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद लोन फैसिलिटी।
ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो लोन फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? लोन देने का दो मतलब होता है। पहला तो ये कि उनके पास जो पैसे होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं, उसके बदले में वो कुछ चार्ज कर रहे होते हैं। अब वो क्या क्या कर सकते हैं वो हम बताते हैं। बैंक्स की तरह ही इंश्योरेंस कंपनीज भी हमें लोन्स दे सकती हैं टू द पॉलिसी होल्डर्स, मतलब जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है उन्हें ही सिर्फ देती हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग दिस लोन्स इनटू बैड डेट्स। आपको पता है बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है कि हमने किसी को पैसे दिए और वो पैसे डूब गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। इसमें उसकी कंडीशन बहुत लो होती है। दैट मीन्स इसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाता है तब भी वो जो पर्सन होगा उसने इंश्योरेंस तो ले रखी है, तो दैट मीन्स वो उसका प्रीमियम तो पे करेगा, तो वो प्रीमियम से हम अपने लोन्स के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इसकी रिस्क बहुत कम होती है कि हमारा बैड डेट हो जाए, इसलिए हर एक इंश्योरेंस कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है। फिफ्थ, एनकरेजमेंट टू सेविंग्स। अंडर द insurance contract, every policy has to pay a premium on the insurance policy. इसमें जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें आते हैं उसमें जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उन सबको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है एट द मंथ के हिसाब से हो सकता है, ईयर के हिसाब से हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स, मतलब उनके हिसाब से। ठीक है। अगर हम उसे प्रीमियम को नहीं पे करते तो हमारी पेनल्टी बढ़ सकती है, हमारा अमाउंट बढ़ सकता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, जो कि कोई नहीं चाहता। दैट मीन्स कि देखिए, अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें से मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिल कर दिया है, मतलब दे चुकी हूँ मैं उन लोगों को, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर बाई चांस मैं नहीं दे पाई या फिर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं दे पाई, तो हो सकता है कि वो मेरे जितने भी मैंने अभी 3 साल का या 2 साल का मैं उनका दे चुकी हूँ वो मुझे पैसे वापस नहीं करेंगे, तो मुझे तो लॉस होगा। दैट्स वाई कोई भी नहीं चाहता कि उसके बीच में इंश्योरेंस का क्लेम या फिर इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है कि मुझे इतना अमाउंट देना ही देना है। ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सेविंग्स हमारे एनकरेज हो जाती हैं कि लोग पहले से ही सेव करना शुरू कर देते हैं। लास्ट इज मोर एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देता है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब दैट मीन्स कि बहुत हर चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, तो इसकी जो वाइड रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। वाइड रेंज ज़्यादा होने का मतलब बस ये है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि इसके लिए हमें मार्केट्स की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट्स एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती है, मार्केट एजेंट्स प्रोवाइड करवाती हैं और उन एजेंट्स को पैसे मिलते हैं, तो हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का जरिया तो बढ़ जाता है ना। तो ये इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म विच गिव एम्प्लॉयमेंट्स टू द यूजर्स। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ेंगे इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक्स, आपके चैप्टर से ही हैं, डोंट वरी। सबसे पहला है इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। मैंने आपको जैसे बताया, इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क का मतलब होता है कि इंश्योरेंस हमने कितने टाइप्स के पढ़ लिए, याद करिए क्या क्या पढ़ लिया हमने। फायर, मराइन और मुझे वो 2 याद है हमने पढ़ा है फायर, मराइन, लाइफ, 3 तरीके के पढ़ लिए हमने। ठीक है। ये 2 अलग तरीके के और होते हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है फिटलिटी। हेल्थ का मतलब ये कि लाइफ में हेल्थ आ गई, आप वैसे कुछ सोच रहे होंगे, वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको अलग कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है वो इंश्योरेंस जिसमें लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी कैसे हेल्प कर सकती है, हो गया आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, राइट? तो मैं बताती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर बाई चांस वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस ले रखी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसकी जो पूरी फ़ी आती है, पूरा चार्ज आता है, वो सब वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ओके, क्यों पे करती है? क्योंकि हमने इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, दैट्स वाई वो पूरा वो पे करती है। तो हम क्या किस चीज़ से बच जाते हैं, हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने से। अब आप मेनली तो जैसे हॉस्पिटल जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होते हैं, बट लोग ज़्यादा करते हैं कि हम प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में डबल कॉस्ट होती है हर चीज़ों की, राइट? तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कभी कभी क्या मतलब मेनली काम आ जाता है, क्योंकि उन्हें किसी को बीमारी हो सकती है, राइट? बीमारी होगी तो उन्हें हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, वो चाहते हैं बेस्ट सर्विस तो वो उन्हें मिलेगा प्राइवेट में, राइट? तो वो उन चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास अगर उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट आया है और वो उस चीज़ को पे नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, अपने जो भी उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी है उससे जाके क्लेम करेंगे, वो उसे पैसा दे देगा, वो यहाँ पे कर देंगे, राइट? तो ये होती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब हमारी बीमारियों के लिए जो पैसे हमें दिए जाते हैं वो होती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। सेकेंड है फिडेलिटी इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैं आपको अभी समझाती हूँ।
फिडेलिटी इंश्योरेंस का मेन मतलब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच में। अब आप पूछेंगे एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर का मतलब वो पर्सन जो कि किसी को नौकरी देते हैं, मतलब बिजनेस के बॉसेस, ठीक है, एम्पावरमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि फिडेलिटी इंश्योरेंस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिसमें वो इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, दूसरी एम्प्लॉयज होते हैं जो लोगों को जॉब्स देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कंपनसेट करती है लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एम्प्लॉयर। मतलब अगर मतलब जिसने नौकरी दी है लोगों को उसे हम एम्प्लॉयर कहते हैं। अगर एम्प्लॉयर को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ की, जैसे अगर उनके एम्प्लॉयज़ ने, जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कोई फ्रॉड किया है, डिसऑनेस्टी की है, उसके बिहाफ पे अगर उसे कोई लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे कर देती है, ठीक है। वो होता है फिडेलिटी इंश्योरेंस। ये बाकी दोनों से अलग थे। पूरी दुनिया में इतने ही इंश्योरेंस होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इतने ही होते हैं, ठीक है। अब इसी का हमारे पास फीचर है। फीचर क्या है? 2 तरीके के फीचर है, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट सर्विस कंडीशंस। सब्जेक्ट मैटर का मतलब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि ये सिर्फ टेंजिबल गुड्स के लिए अप्लाई की जाती है, सिर्फ टेंजिबल। ये नॉन टेंजिबल गुड्स के लिए अप्लाई नहीं की जाती। टेंजिबल में क्या क्या होता है? फटाफट कमेंट करो क्या क्या होता है, फिर मैं बता दूंगी। कमेंट किया? गुड। लैंड, बिल्डिंग, गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड होता है सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का मतलब होता है वो सारी कंडीशंस जो कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोगों ने बैठ के बनाई होती हैं कंडीशंस, वो नहीं तोड़ी जा सकती जब तक, मेनली जब तक वो कंसल्ट नहीं कर लेती इंश्योरेंस कंपनी से। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब तक उन्हें चीज़ें बता नहीं देती, कंडीशन समझा नहीं देती, तब तक उसे चेंज नहीं कर सकते। वो होती है हमारी सर्विस कंडीशंस, ठीक है। मतलब जितने भी लोगों ने बैठ के बनाई है उनके बिना ये चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, इसे क्रैक करते हैं, है क्या चीज़ ये, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम, ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। द इंश्योरेंस प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो होती है इंश्योरेंस कंपनी, वो ये प्रॉमिस करती है कि वो एक सम ऑफ अमाउंट पे करेगी जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, ओके। या तो डेथ हो जाएगी या तो एक्सपायर हो जाएगा उनका ये कॉन्ट्रैक्ट, ओके। विच एवर इज अर्लियर का मतलब है या तो डेथ पहले हो जाएगी या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। दोनों केस में वो एक सम अमाउंट पे करेंगे जितना भी उनका बनता था, ठीक है। उसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। मतलब ये पूरी जिंदगी का अगर हम लेते तो पूरी जिंदगी चलता है, ठीक है। मतलब मेनली इसमें ना ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 5 ईयर्स के लिए चाहिए, आपको 15 ईयर्स के लिए चाहिए। अगर उस ईयर के तहत, जैसे 15 ईयर में आपका सिर्फ 14 ईयर हुआ है और आपकी 14 ईयर में ही आपकी डेथ हो जाती है, राइट, तो आपको 14 ईयर के लास्ट में ही ये मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको 15 तक रुकना पड़ेगा। 15 के लास्ट तक दिसंबर में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, मतलब जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। सो दैट इट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। मतलब जितने साल आप चाहो उतने साल आप कर सकते हो, ओके। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 ही हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो भी हमने पढ़े थे। प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है। प्रोटेक्शन क्यों है? क्योंकि हर चीज़, जितने भी इंश्योरेंस है उनका मेन मोटिव प्रोटेक्शन होता है, हमारे रिस्क को कम करना होता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? डेथ से, या फिर हो सकता है कि हम ही एक मेंबर हमारी फैमिली में जो कि कमाता हो, अगर हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारी फैमिली को क्या करेगा। तो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमें हमारी जाने के बाद हमारी फैमिली को सम ऑफ अमाउंट पे करता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वो होता है प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोटेक्शन हो सकती है। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, बट फिर मैं आपको बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट मीन्स बस ये कि अगर हम कुछ महीनों तक हमें इनका प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बाद जब इनकी एक्सपायरी हो जाती है इनकी कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है विद बोनस। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है पैसे इन्वेस्ट करो, उस टाइम तक रुको एंड प्रॉफिट का मजा उठाओ, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स हैं सिर्फ 2, बच गए ना, 2 ही है, ठीक है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखिए, अब हमने तो मेनली अगर देखो, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, ठीक है, एंड अ पर्सन नेम इज श्याम, विच इज पर्सन जो कि मेरे पास आया है अपनी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। तो अगर वो मुझे बताता है कि उसे चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं उससे सबसे पहले क्या पूछूंगी? बताइए। उससे पूछूंगी कि क्या आपको कोई डिजीज तो नहीं है, मैं उसका टेस्ट करवाऊंगी, राइट। उनके अगर उसको है तो हम उसे नहीं दे सकते लाइफ इंश्योरेंस, ओके, क्योंकि उसका तो तय ही है ना कि उसकी डेथ हो जाएगी। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आया,
तो दैट इन दैट केस हम उसे नहीं दे सकते ये चीज़। तो इसमें गुड फेथ होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को भरोसा होना चाहिए लोगों को, ताकि वो एक दूसरे पे कॉन्ट्रैक्ट दे सके। क्योंकि अगर हो सकता है कि सामने वाली पार्टी हमसे फ्रॉड कर रही हो, या हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ही फ्रॉड हो सकता है ना। तो दैट्स वाई इसमें बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये होता है कि हमारे पास गुड फेथ होना चाहिए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी उस पर्सन को पूरी तरीके से उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, और जो पर्सन है जो कि आया है उसे भी इंश्योरेंस कंपनी की काफ़ी साल तक का देखना चाहिए कि वो गुड है या नहीं, मतलब काफ़ी बड़ा नाम है उसका कि नहीं। ठीक है, जैसे LIC, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। दैट इन दैट केस पीपल उसमें इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसमें उन्हें फ्रॉड की चांसेस कम लगते हैं। इसीलिए होता है गुड फेथ, मतलब लोगों को भरोसा होना चाहिए। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में मेनली ये होता है कि हम जिस भी इंसान के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, हमें उसकी लाइफ में पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ा दुश्मन है मैं उसके लिए ले रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मेनली मेरी फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, मेनली ऐसा हो सकता है कि जिसके मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं खुद के लिए ले रही हूँ, हो सकता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ, हो सकता है मैं अपने किड्स के लिए ले रही हूँ, हो सकता है मैं अपनी वाइफ के लिए ले रही हूँ, ठीक है। उन सबकी लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, अगर उनको कुछ होगा तो इफेक्ट मुझे भी पड़ेगा। वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब मुझे उनकी लाइफ पे पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ अगर ये रहेगा, जिंदा रहेगा तो मुझे बहुत मेरे बहुत सही है, ठीक है। तो वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब हम किसी की लाइफ पे डिपेंड हो जाते हैं तो हम उनके लिए ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें, वीडियो लंबी ना हो जाए, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। सो गाइज, अब है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के टाइप्स। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, ओके। द फर्स्ट टाइप इज़ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और सेकेंड टाइप इज़ एंडोर्समेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ बिकॉज फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि लिमिटेड प्रीमियम, जो होल लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें जो प्रीमियम होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब कुछ महीनों के लिए पे करना पड़ेगा बाकी इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले, ठीक है। सेकेंड इज़ ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही होता है, जैसे द इंश्योर्ड पेज द प्रीमियम थॉट आउट हिज लाइफ। हो सकता है कि हमने ऐसा इंश्योरेंस लिया हो जिसमें हमें पूरी लाइफ पे करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ के बारे में बात हो रही है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब पूरी लाइफ में हम जो LICs लेते हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए, या फिर हमारे डेथ के बाद जो हमें पेमेंट्स मिलती हैं वो, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, ओके। तो उसका सेकंड पॉइंट ये है कि ऑर्डिनरी होती है लाइफ, जैसे बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वैसे ये भी होता है। इसमें भी हमें पूरा प्रीमियम फिल करना पड़ता है, जब तक हमारा जो प्रीमियम का जो पूरा अमाउंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, एक्सपायरी डेट, वो ख़त्म हो जाए तब तक हमें पे करना पड़ता है, नहीं तो जब तक हमारी डेथ हो जाए तब तक हमें पे करना पड़ता है, ओके। तो थर्ड है होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। कुछ में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक बार प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन बहुत हायर अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, प्रीमियम इज़ पेड वंस फॉर सच पॉलिसीज़, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ कंपैरेटिवली हाई देन द प्रीमियम ऑफ अदर पॉलिसीज़। वही बात है जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रीमियम होता है वो एक ही बार देना पड़ता है, लेकिन बाकी पॉलिसीज़ के मुकाबले इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पे करना है। तो आई होप लैक्स में हो सकता है देना पड़े, बट एज देयर कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो सेकंड है एंडोर्समेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सबसे पहले क्या है, ऑर्डिनरी एंडोर्समेंट लाइफ पॉलिसी होती है। इसमें सबसे पहले इसमें ये होता है कि ये कुछ फिक्स्ड पीरियड्स के लिए होता है, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज गिवन टू द इंश्योर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। हाँ देखिए, इस पॉलिसी के अंदर कुछ अमाउंट जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम हम जब प्रीमियम्स पे करने लगते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की कगार पे आती है, 1 या 2 साल रह जाते हैं, तो वो हमें कुछ जो उनको हमें जो लास्ट में मिलने वाला होता है उसका कुछ हिस्सा हमें पहले देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 30,000 दे दिया 1 साल में, फिर 50,000 दे दिया, ऐसे दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा फुल्ली ना देना पड़े एक बार। दैट्स वाई थोड़ी मतलब स्मॉल बर्ड्स में वो हमें दे देते हैं। तो वही है, ऑर्डिनरी होता है, जैसे हर एक एंडोर्समेंट होती है वैसे ये भी होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब ख़त्म हो जाती है पॉलिसीज़, वैसे ये भी होता है। डबल एंडोर्समेंट लाइफ पॉलिसी, इसमें ये होता है कि इन केस ऑफ डेथ के टाइम पे जो इंश्योर्ड होता है उसे वो डिपेंड करता है कि वो अपनी एश्योर्ड की पॉलिसी में क्या क्या मेंशन करना चाहते हैं। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिसाइड करती है कि उसे क्या क्या चीज़ें मेंशन करवानी है, कौन कौन से रूल्स हैं जो कि सामने वाला नहीं तोड़ सकता, तो वो सारी पॉलिसीज़ उसमें कॉन्ट्रैक्ट बना देता है।
बट इफ़ द इंश्योर्ड लीव्स अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। देखिए, अगर मेनली लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है कि डेथ की केसेस में, कि बाई चांस अगर डेथ हो जाती है तो हमें हमारी फैमिली को सपोर्ट के लिए हमें पैसे मिल जाएंगे, राइट। लेकिन जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट माना है 15 ईयर्स टिल स्टार्ट, अभी से मैं कर रही हूँ 15 ईयर्स, ओके। तो अगर 15 ईयर्स तक फिर भी मैं ज़िंदा रह जाती हूँ 15 ईयर्स तक, राइट, तो जो अमाउंट होता है मुझे वो डबल रिसीव होता है पॉलिसी का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोल रखा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है LIC का और वो 15 ईयर्स के लिए है, तो मुझे 15 ईयर्स यहाँ से, आज से 15 ईयर्स तक मुझे जो लास्ट में जो 15th ईयर जो होगा, जो हमारा लास्ट ईयर होगा, जिसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा होगा, उस दिन जैसे मुझे मिलेगा 15 लाख रुपीज़, राइट। तो वो अगर मैं उस केस में भी ज़िंदा रह जाती हूँ 15 ईयर्स के बाद भी अगर मैं ज़िंदा हूँ, अलाइव हूँ, तो वो अमाउंट डबल हो जाता है। 15 लाख इज इक्वल्स टू 30 लाख बन जाता है वो, ठीक है, डबल कर देते हैं अमाउंट। ये उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, इसे कहते हैं डबल एंडोर्समेंट लाइफ पॉलिसी। बाई चांस इन केस में ज़िंदा रह गई, जो कि बहुत कम सिचुएशंस में ही होता है, तो फिर हमें अमाउंट डबल कर दिया जाता है। नाउ थर्ड एंड लास्ट इज डेफर्ड एंडोर्समेंट लाइफ पॉलिसी। अब ये क्या होती है? द पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड। देखिए, इसमें ये होता है कि इसकी जो पेमेंट्स होती हैं लाइफ पॉलिसी, वो 2 केसेस में की जाती है, या तो डेथ के केसेस में या तो लाइफ के केसेस में, ठीक है। लेकिन डेफर्ड है, मतलब हो सकता है कि अगर डेथ भी हो जाए और फिर भी अमाउंट ना आए तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को पे करना होता है, ठीक है। एंड वेदर द लाइफ और डाइज में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि इंसान ज़िंदा है या मर गया है, बट उसकी पेमेंट तो उसे पे करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी फैमिली मेम्बर्स करेंगे, ओके। तो यहीं पे ख़त्म है। मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद आपका बचता है फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस एंड पोस्टल टेलीकॉम्स। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, दैट्स वाई मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक और वीडियो आएगी इसी चैप्टर की, चैप्टर 4 की। तो और मैं आपको बता दूं कि आजकल मैं थोड़ा एक्टिव हूँ हमारे सोशल मीडियाज़ पे, क्योंकि आपके बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे कि आपकी आईडी होगी, दैट्स वाई मैंने अपनी इंस्टा आईडी बनाई है। तो वो मैं आपको दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने FB पेज भी बनाया है, एंड एक और सरप्राइज़ है आपको लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहें कनेक्ट होना तो प्लीज़ फॉलो मुझे कीजिएगा, आई विल ऑलवेज फॉलो बैक यू। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ वीडियोस देखिए, समझिए, जितने भी डाउट्स है पूछिए। मैं आपके सारे डाउट्स पे वीडियोस बनाऊंगी, जो कि मैंने शुरू भी कर दिया है। सो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। आपने 200 क्रॉस करवा दिया है, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।